ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी चैप्टर नंबर 6 के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी बताया आपको लास्ट क्लास में। जी, कोई बता रहा है आप में से कि 4 क्रोमोसोमल एब्रेशंस कौन सी बताई थी आपको? आमना को सो आप बता दें। अच्छा, आपसे बात करने जा रहा हूँ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में। जरा ये देख लें। गोइंग टू टेल यू अबाउट वन जीन वन एंजाइम hypothesis. One gene, one enzyme hypothesis. There is only one gene for the production of an enzyme any mutation of that gene causes defect in the production of that particular enzyme this is called one gene one enzyme हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कहलाती है आपके पास वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यानी कि हर एंजाइम बनाने के लिए एक जीन मौजूद होता है। अगर उस जीन की म्यूटेशन हो गई तो वो एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। आपसे पीछे मैंने फेनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बात की है, आपसे मैंने एल्केप्टन यूरिया के बारे में बात की है। और भी बीमारियां आपने फर्स्ट ईयर में टेस्ट लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स पढ़े हुए, टेस्ट गॉशर्स क्रेफ्ट डिजीज। टेस्ट में हेक्सोसामाइनेडेज नहीं होता, गॉशर्स में ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नहीं होता, क्रेब्स के अंदर गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम्स नहीं है तो इनके जिम्मे जो काम है वो नहीं होंगे।
ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताने जा रहा हूं जो सर बीडल और टेटम ने कंडक्ट किया। आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपसे एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा हूं कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो फंगस लिया गया। अच्छा, ये ग्रोथ मीडियम है फंगस की ग्रोथ के लिए। इस ग्रोथ मीडियम को नाम देते हैं हम मिनिमल मीडियम। ठीक है, मिनिमल मीडियम। फंगल स्पोर्स इस पे डाले गए। ठीक है, फंगल स्पोर्स न्यूरोस्पोरा क्रेसा के स्पोर्स लिए गए और इस ग्रोथ मीडियम मिनिमल मीडियम पे डाले गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस पे हमें फंगस की ग्रोथ जो है वो नजर आई। फंगस इस पे ग्रो करने लग गया। जो रेड लाइंस हैं वो शो कर रही हैं कि फंगस जो है वो इस पे ग्रो कर जाता है। ठीक है, फंगस जो है वो इस पे ग्रो कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट टाइम इन्होंने यही आपके पास मिनिमल मीडियम दोबारा लिया। ठीक है, यही मिनिमल मीडियम जो है इन्होंने दोबारा लिया। लेकिन अब की बार इन्होंने जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा के स्पोर्स लिए, उन्होंने इनको गुजारा रेडिएशन से। ठीक है, इन्होंने इसको गुजारा एक्सरे रेडिएशन से। जब रेडिएशन से इसको गुजारा और रेडिएशन से गुजारने के बाद अब इस मिनिमल मीडियम पे स्पोर्स को डाला। ठीक है, अब इन स्पोर्स को डाला तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ग्रोथ जो है वो नजर नहीं आई। ठीक है, स्पोर्स को रेडिएशन से गुजारा। मोस्ट लाइकली रेडिएशन ने क्या किया होगा? जीन्स को हिट किया होगा और जीन्स के अंदर म्यूटेशन कॉज की होगी। तो अब रेडिएशन वाले स्पोर जब जो मिनिमल मीडियम पे डाल दिए तो अब यहाँ पे हमें ग्रोथ नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, मिनिमल मीडियम के बारे में आपको एक बात बता दूं कि मिनिमल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें सारी चीजें जो आपको मिलेंगी वो आपको मिलेंगी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, फॉलिक एसिड मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, फॉलिक एसिड मौजूद है और बायोटिन मौजूद है। ये सारी आम चीजें मीडियम में मौजूद है, मिनिमल मीडियम में। और आप इसको क्या देंगे? आप इसको अंधेरा देंगे, डार्कनेस देंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो आम हालत में फंगस ग्रो कर जाता।
रेडिएटेड स्पोर्स इस मिनिमल मीडियम पे ग्रो नहीं करते, लेकिन आपके पास एक और मीडियम है जो कहलाता है कंप्लीट मीडियम। ठीक है, एक और मीडियम है जो कहलाता है कंप्लीट मीडियम। आपने कंप्लीट मीडियम पे इन स्पोर्स को डाला, ठीक है, आपने कंप्लीट मीडियम पे इन स्पोर्स को डाला, तो इन रेडिएटेड स्पोर्स को जब आपने कंप्लीट मीडियम पे डाला तो आपको यहाँ पे जो है ये ग्रोथ नजर आई। ठीक है, आपको ये ग्रोथ यहाँ पे नजर आई। अब कंप्लीट मीडियम में और मिनिमल मीडियम में क्या फर्क था? कंप्लीट मीडियम की खास बात यह है कि दिस कंटेन ऑल सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ। रॉ मटेरियल ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने स्पोर्स के अंदर जिन सब्सटेंसेस को बनाता था, सारी की सारी चीजें इसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर रेडीमेड तौर पे, सारी की सारी चीजें इसमें रेडीमेड मौजूद होती थी। ठीक है, बनी बनाई होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्निथीन, सिट्रोलीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने स्पोर्स के अंदर इन केमिकल, इन सब्सटेंसेस को बनाता था। ये सारी चीजें बनी बनाई आपने दे दी कंप्लीट मीडियम में। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बनी बनाई कंप्लीट मीडियम में दे दी, तो यहाँ पे आपको जो रेडिएटेड स्पोर्स हैं उनके जरिए ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट मीडियम के अंदर इस तरह से ग्रोथ जो है वो नजर आ रही है। करें, इतना नोट करें। चले, ये देखिए, ये आपके पास एक न्यूरोस्पोरा ग्रेसा का स्पोर है। जब ये रॉ मटेरियल बेटा एब्जॉर्ब करता है तो इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो दरअसल क्या बनाते हैं, ऑर्निथीन बनाते हैं। फिर कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जो सिट्रुलिन बनाते हैं। फिर कुछ एंजाइम सी मौजूद होते हैं जो कि आर्जिनिन बनाते हैं। फिर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि हिस्टिडीन बनाते हैं।
तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स इसके अंदर होती है, ठीक है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स इसके अंदर होती है और अमाइनो एसिड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज होता चला जाता है। अब मिनिमल मीडियम में रॉ मटेरियल मौजूद है, जब तक रेडिएशन से नहीं गुजारा था ये खुद से उन चीजों को बनाता था और उसके अंदर एंजाइम ए बी सी डी बनते थे। लेकिन जब आपने उसको रेडिएशन से गुजारा तो रेडिएशन से गुजारने पर अब जीन्स की म्यूटेशन हो गई। जब जीन्स की म्यूटेशन हो गई वो होगा क्या कि एंजाइम की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। जब एंजाइम की सिंथेसिस, एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके पास ये चीजें उसके अंदर नहीं बनेंगी तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब गौर से सुन लीजिए कि रेडिएशंस की वजह से या तो एंजाइम ए या बी या सी या डी या कोई एक इनमें से कोई एक एंजाइम जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो अब करना क्या है, करना यह है कि बीडल और टेटम ने इस कंप्लीट मीडियम को स्प्लिट कर दिया अलग अलग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया अलग अलग। ये देखें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ऑर्निथीन, सिट्रुलीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन अलग अलग मौजूद। ठीक है, प्लस सब में आपको क्या डाल दिया इसके अंदर, सब में ये मिनिमल मीडियम भी साथ साथ डाल दिया। ठीक है, सब में साथ साथ जो है वो मिनिमल मीडियम भी डाल दिया। जब इन्होंने इस कंप्लीट मीडियम को स्प्लिट कर दिया अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, और से सुनिएगा कि कंप्लीट मीडियम पे जो न्यूरोस्पोरा क्रासा ग्रो कर गया था उन्होंने इसके स्पोर जो है वो सब में डाल दिए। यानी कि जो उससे बनने वाले स्पोर्स होंगे उनमें भी वो म्यूटेशन मौजूद होगी। जब उन्होंने वो सारे सब में स्पोर्स डाल दिए तो बीटल और टेटम का कहना यह है कि उनको आर्जिनिन वाली टेस्ट ट्यूब में उन्हें सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन वाली टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ नजर आई और किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्हें ग्रोथ जो है वो नजर नहीं आई। ठीक है, और किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्हें ग्रोथ जो है वो नजर नहीं आई। यानी कि जो आर्जिनिन बनाने वाला एंजाइम था, फॉर एग्जांपल कि वो एंजाइम सी था, तो दरअसल आर्जिनिन बनाने वाला जो जीन था उसकी क्या कहते हैं कि म्यूटेशन हो गई जब आपने रेडिएशन से उसको गुजारा। ठीक है, अब मैं इसकी जरा डिटेल में वजाहत करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा कि फर्ज करें ये ऑर्निथिन वाली टेस्ट ट्यूब पे आप तवज्जो दें। आपने रेडिएटेड स्पोर जब इसके अंदर डाले तो रेडिएटेड स्पोर्स डालने पे इसने रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब किए और उसने क्या बनाया, इसने ऑर्निथीन बनाया। ऑर्निथीन कन्वर्ट हुआ सिट्रुलीन में। ठीक है, लेकिन आपके पास सिट्रुलीन आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हो सका क्योंकि आर्जिनिन बनाने वाला एंजाइम बी, एंजाइम जो सी है उसकी म्यूटेशन हो गई। ठीक है, तो इस वजह से आपको पहली टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ नजर नहीं आई। अब सिट्रुलिन वाली टेस्ट ट्यूब की बात करें
तो सिट्रुलिन वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है कि सबसे पहले क्या बना, रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करके ऑर्निथिन बना, ऑर्निथिन कन्वर्ट हुआ सिट्रुलिन में, और सिट्रुलिन ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में भी मौजूद था, वहां से भी आ सकता है, लेकिन सिट्रुलिन आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि सी एंजाइम जो है वो मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अब ये तीसरी टेस्ट ट्यूब पे जरा गौर करें कि रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन बना, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बना, लेकिन सिट्रुलिन से आर्जिनिन नहीं बन सकता था, तो आर्जिनिन आपने इस टेस्ट ट्यूब में बना बनाया दे दिया, तो वो आर्जिनिन मिल गया, आर्जिनिन कन्वर्ट हुआ आपके पास हिस्टिडीन के अंदर, और यहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आई। इन तमाम सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन जरूरी है न्यूरोस्पोरा क्रैसा की ग्रोथ कराने के लिए। चौथी टेस्ट ट्यूब की तरफ आ जाइए कि सबसे पहले ऑर्निथिन बना, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बना, सिट्रुलिन से आर्जिनिन नहीं बन सकता क्योंकि उसका एंजाइम नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका एंजाइम नहीं। और उसके बाद देखें हिस्टिडीन तो इस रास्ते से बनेगा ही नहीं, जब आर्जिनिन पे ये रुक गया तो अब होगा क्या, होगा ये कि हिस्टिडीन उसने वहीं से एब्जॉर्ब कर लिया, टेस्ट ट्यूब में मौजूद, लेकिन चूंकि आर्जिनिन नहीं बनाया और तमाम चीजों का बनना जरूरी है ग्रोथ कराने के लिए, तो इसलिए आपको सिर्फ आर्जिनिन वाली टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ नजर आएगी, और कहीं आपको ग्रोथ जो है वो नजर नहीं आएगी, ठीक है। उससे ये प्रूव हुआ कि फॉर दिस एक्सपेरिमेंट आर्जिनिन बनाने वाला जो एंजाइम था उसका जीन म्यूटेट हो गया था, जिसकी वजह से आपके पास ग्रोथ नहीं हो रही थी। आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा है, मैं अभी पीछे आपको वापस दोबारा ओपन कर दूंगा स्लाइड, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, रेडिएशन से गुजार के उसको जेनेटिक डिफरेंस क्रिएट किया गया। रेडिएशन से उसको गुजार के जेनेटिक डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया गया। इसके अलावा जो जहां भी म्यूटेशन हुई हुई थी उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन, और फिर पिन पॉइंट किया गया कि दरअसल आपके पास ये दोनों सेकंड और थर्ड हेडिंग दोनों एक ही हैं, ठीक है। पिन पॉइंट किया गया कि देयर वाज एक्चुअली डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्जिनिन, आर्जिनिन बनाने में डिफेक्ट है, ठीक है, आर्जिनिन बनाने में डिफेक्ट है, ये इसको जाहिर कर रहा कि आर्जिनिन बनाने में डिफेक्ट। कर लें, नोट कर लें इसको।
there is only one gene for the production of an enzyme. Any mutation of that gene causes defect in the production of that particular enzyme. This is called one gene, one enzyme hypothesis. कंप्लीट मीडियम में सिर्फ 4 कंपोनेंट्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. जब आप किताब देखेंगे तो आपको 10 से 12 टेस्ट ट्यूब्स नजर आएंगी. फॉर द कन्वीनियंस मैंने सिर्फ आपसे 4 की बात की. चलें, मैंने आपको बीमारियों के नाम बताए. मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ाई थी. उसमें आपसे कहा था कि फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो एंजाइम नहीं होता. मैंने आपको अल्केप्टन यूरिया पढ़ाई थी. उसमें अल्केप्टन यूरिया के अंदर होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होता. इसके अलावा और भी बीमारियां हैं. G6PD ये कहलाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. किसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? G6PD के अंदर. तो जब ये एंजाइम नहीं होता तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है ग्लाइकोलाइसिस का वो खराब हो जाता है. तो ये बच्चे कहलाते हैं G6PD के मरीज. ये भी आपके पास वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की सपोर्ट में नाम दिया जाता है. इसके अलावा मैंने आपको लास्ट ईयर्स की एग्जाम्पल में टे-सेक्स बताया है, गॉशर्स बताया है, क्रेब्स बताया है, और भी बहुत सारी बीमारियां, वॉन जेरिक्स है, पम्स डिजीज है. ठीक है, इन तमाम बीमारियों में जीन्स की म्यूटेशन हो गई है. उनके जिम्मे जो एंजाइम है जब वो नहीं बन रहा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर बीमारी जो है वो नजर आएगी. चलें, इसके बाद आइए फर्दर. अगला टॉपिक जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो है आपके पास म्यूटाजेंस. substances that cause mutations called mutagens. वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम म्यूटाजेंस का नाम देते हैं. तीन तरह के आपने म्यूटाजेंस पढ़ने हैं. सबसे पहली चीज जो आपको बताने जा रहा हूं आपके पास है आयोनाइजिंग रेडिएशंस. देखें, आयोनाइजिंग रेडिएशंस म्यूटेशन कॉज करती हैं. आयोनाइजिंग रेडिएशंस में अल्फा, बीटा और गामा रेज आपको मिलेंगी. अल्फा, बीटा और गामा रेज आपको मिलेंगी. ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और ये क्या बनाती हैं? दरअसल ये आयंस बनाती
ठीक है, ये क्या बनाती हैं? ये आयंस बनाती हैं। ये आयंस बनाती हैं अल्फा, बीटा और गामा रेस। जब ये आयंस बनाती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेल है, उस सेल के न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा या गामा रेस गुजर के गई, तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आयंस बन गए। जब वो आयंस बन गए तो वो आयंस क्या होगा? वो डीएनए से जाके स्टिक हो जाएंगी और डीएनए के अंदर जो है वो ब्रेक कॉज करेंगी। ठीक है, वो जो है वो डीएनए के अंदर जो है वो ब्रेक कॉज करेंगी। डीएनए को ब्रेक कर देंगे, डीएनए को तोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसी रेडिएशंस क्या कहलाएंगी? ऐसी रेडिएशंस कहलाएंगी आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, सच रेडिएशंस आर टर्म्ड एज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। Such radiations are termed as ionizing radiations. लेकिन अल्फा रेज के बारे में आपको पता है कि अल्फा रेज होती है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये किसी से दो इलेक्ट्रॉन्स खींचने के बाद हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, जाहिर बात है उसको आयंस में कन्वर्ट कर देगी। जब वो आयंस बन जाएंगे तो वो डीएनए से जाके चिपकेंगे, डीएनए से जाके चिपकेंगे तो डीएनए से जाके चिपकने पर उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, जब उसको ब्रेक कर देंगे, हम कह रहे हैं कि म्यूटेशन हो गई। और अगर ह्यूमन बॉडी में उस वक्त डीएनए रिपेयरिंग का मैकेनिज्म वीक हो गया है, तो जब डीएनए की रिपेयरिंग का मैकेनिज्म वीक हो गया है, तो वो म्यूटेशन जो वो परसिस्ट करेगी, ऐसी पड़ी रहेगी। बीटा रेस के बारे में आपको पता है, दे आर आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन्स। और कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में दाखिल है तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है, यानी वो आयन में कन्वर्ट हो गया। जब वो आयन में कन्वर्ट हो गया तो फॉर एग्जाम्पल वो डीएनए से जाके चिपक गया और डीएनए के अंदर ब्रेक कॉज कर दिया। इसी तरह गामा रेज एनर्जी होती है। एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा देती है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? वो चीज आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आयन डीएनए से जाके चिपकेंगे और इससे क्या होगा? आपके पास म्यूटेशन हो जाएगी। करें, नोट करें इसको। That's how the ionizing radiations work. इस तरह से ionizing radiation जो है वो काम करती है।
चलें, इसके बाद आइए आयनाइजिंग रेडिएशंस के बाद सेकंड आपके पास मौजूद है अल्ट्रावायलेट रेस। देखिए अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में सुन लीजिए। These rays bring changes in ring containing organic compounds. Ring containing organic compounds. रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कॉज करती। क्या कहना चाहता हूं, देखिए नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में आपको एक बात पता है कि या तो वो प्यूरीन बेसिस हैं या वो पायरिमिडीन बेसिस है। प्यूरीन बेसिस होती हैं डबल रिंग, ठीक है, प्यूरीन बेसिस होती हैं डबल रिंग और पायरिमिडीन बेसिस होती हैं सिंगल रिंग। अब फर्ज करें अल्ट्रावायलेट रेज ने इस रिंग के अंदर ब्रेक कॉज कर दिया, तो आप गौर से सुन लीजिए कि वो प्यूरीन बेस जो है वो अब पायरिमिडीन कहलाना शुरू हो जाएगी। ये डीएनए है, एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ी हुई है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमीन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थाइमीन। प्यूरीन बेसिस एडेनिन और ग्वानिन है, पायरिमिडीन बेसिस साइटोसिन और थाइमीन। तो आप जरा गौर करें कि किसी यहाँ पे मौजूद अगर प्यूरीन बेस में कोई म्यूटेशन हो जाती तो क्या होगा कि वही प्यूरीन बेस पायरिमिडीन के तौर पे सर्व करने लग जाएगी। ठीक है, वो प्यूरीन बेस पायरिमिडीन के तौर पे बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है आपके पास म्यूटेशन। आपको मैंने सिकल सेल एनीमिया में बताया है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिन से, क्योंकि एक नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस के गलत लगने से, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस के गलत लगने से आपके पास वहां पर जो है वो सिकल सेल एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी हो जाती। कर लें, नोट कर लें। चलें, इसके बाद आइए अल्ट्रावायलेट रेस के बाद आइए केमिकल म्यूटेजेंस के बारे में आपसे बात कर। केमिकल म्यूटेजेंस,
केमिकल म्यूटेजेंस कैसे असरअंदाज होते हैं? देखिए, जब मैंने आपको डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ाई है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन में ये देखें, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब इसके सामने होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आके असेंबल होती, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो आके असेंबल होती हैं, और फिर उसके बाद लाइगेशन का अमल होता है। फर्ज करें कि जब ये आके असेंबल होती हैं, तो ये असेंबल होती कैसे हैं? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आके असेंबल होती है। फर्ज करें ये आके असेंबल हो रही है, कोई केमिकल सब्सटेंस जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद था, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, तो वो आके फॉर एग्जांपल इसके सामने अगर असेंबल हो जाता और एक्चुअल नाइट्रोजन बेस असेंबल नहीं होती, तो होगा क्या कि फिर जब लाइगेशन का अमल होगा तो वो इसका हिस्सा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो नया डीएनए बनेगा वो डिफेक्टिव होगा। और हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर का मैकेनिज्म मौजूद होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर का मैकेनिज्म मौजूद है। कि अगर रिपेयर का मैकेनिज्म कमजोर हो जाए, ठीक है, अगर रिपेयर का मैकेनिज्म कमजोर हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो म्यूटेशन वहां पे पड़ी रहेगी, ठीक है, वो म्यूटेशन जो है वो वहां पे पड़ी रहेगी। तो केमिकल म्यूटेजेंस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं कि जो आपके पास इस डीएनए की रेप्लिकेशन में डिफेक्ट कॉज करते हैं, और बनने वाला नया डीएनए जो है वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। ये मैंने एक तरीका बताया कि केमिकल म्यूटेजेंस उससे केमिकली रिजेंबल करते हैं और एक्चुअल नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस कर देते हैं। और बॉडी के अंदर सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म कमजोर अगर हो गया है, तो उस बेस को वहां से हटाया नहीं जा सकता। ये म्यूटेटेड डीएनए पड़ा हुआ है, अब क्या होगा, ये बॉडी की वर्किंग में डिसऑर्डर कॉज करे। इसी तरह बास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डीएनए के अंदर ब्रेक भी कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो और भी मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी तरह से केमिकल म्यूटेजेंस काम करते हैं। शायद आपने मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में सुना हो कि फला इंडस्ट्री में फला कैंसर जो है वो मोस्ट लाइकली वर्कर्स को हो सकता है। क्लोरोफॉर्म बनाने वाली इंडस्ट्रीज में लिवर का कैंसर वर्कर्स को रिस्क होता है। एस्बेस्टॉस बनाने में लंग कैंसर कॉमन है। इसके अलावा ब्रिक्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री में भी लंग्स का कैंसर है। इसके अलावा बेंजीन जहाँ पे वर्क होता है या नेल पॉलिश बनती है, वहाँ पे लोगों को यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस दरअसल म्यूटेशन ही कॉज करते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है, जो बॉडी के अंदर कैंसर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को कैंसर जो है वो मोस्ट लाइकली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चले कर ले, नोट कर ले इसको। म्यूटेशन को हम डिफाइन करेंगे any change in amount or type of
genetic material any change in amount or type of genetic material harmful for our living, ठीक है, क्या कहलाता है म्यूटेशन। इसमें क्रोमोसोम अगर टूट जाए तो वो भी म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। लेकिन अगर जीन म्यूटेशन की बात की जाए तो आप उसको पॉइंट म्यूटेशन का भी नाम दे सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन को हम डिफाइन करते हैं एनी चेंज इन द molecular structure of DNA not observable under microscope। Any change in the molecular structure of DNA not observable under microscope। इसको माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। Any change in the molecular structure of DNA not observable under microscope। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीन म्यूटेशन, या हम इसको पॉइंट म्यूटेशन का भी नाम देते हैं। चलें, यहाँ पे मैं आपके सामने म्यूटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटी सी बात करूंगा, बस गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ गया वेलिन। ठीक है, अगर हम वेलिन के कोड्स याद करें तो वेलिन के कोड्स में हमारे पास ये वेलिन के कोड्स, और अगर हम ग्लूटामिक एसिड के कोड्स याद करें GAA और GAG। आप जरा गौर कर लें, अगर हम नीचे वाले दो कोड्स की बात करें, ये जो दरमियान वाली जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसमें फर्क है। आप देखें कोने वाली बेसिस सेम है, सिर्फ बीच में एक नाइट्रोजनस बेस का फर्क है। बीच में सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का फर्क है, इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ गया और इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अब आपके पास ग्लूटामिक एसिड की जगह ट्रांसफर आरएनए उठा के क्या लेकर आ रहे हैं? वेलिन अमाइनो एसिड उठा के लेकर आ रहे हैं। क्यों? मैसेंजर आरएनए में मिस्टेक थी। मैसेंजर आरएनए में क्यों मिस्टेक थी? क्योंकि डीएनए के अंदर मिस्टेक थी। ठीक है, तो
इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस की तब्दीली की वजह से हो जाती। चलें, देखिए इस चैप्टर के अंदर आपने जो भी चीजें देखी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी आपको पढ़ाई इसलिए नहीं जा सकती, वो चैप्टर का हिस्सा है, क्योंकि अभी आपने चैप्टर 8 पढ़ा ही नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप जानते नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप जानते नहीं है। तो सिवाय सटन्स थ्योरी के आपने चैप्टर में चीजें पढ़नी है। जीन पूल वगैरह की बात जो चैप्टर में की गई है वो चैप्टर नंबर आपके पास 10 जो है उस पर जीन पूल के साथ जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह सब बातें दोबारा से की गई हैं एक साथ। तो यहाँ पे जीन पूल की बात करने का कोई फायदा ही नहीं। टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन कॉल्ड जीन पूल, उसकी डिटेल वहां पे और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह इंशाल्लाह वहीं पे जाके पढ़ेंगे आप। पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई बात अगर रह गई है, कुछ बताना रह गई है, तो मुझसे बेटा आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल आपने करना है, पूछना है, सवाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चैप्टर 8 की तरफ बढ़ रहा हूँ। पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बात आपने पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे बात करने जा रहा हूँ चैप्टर 8 के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 आपके पास है वेरिएशन एंड जीन्स। सबसे पहले इसमें मैं जीन की डेफिनेशन के बारे में आपसे बात करूंगा। जीन किसे कहते हैं? जीन कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड अप ऑफ डीएनए। हेरिडिटी का यूनिट है जो किसका बना हुआ है? जो डीएनए का बना हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक क्रोमोसोम के ऊपर बात करें तो क्रोमोसोम के ऊपर आपको इस तरह की ये लाइनें नजर आएंगी, इसको हम जीन का नाम देते हैं। ये अच्छा खासा बड़ा डीएनए का थ्रेड होता है जो इस तरह से रैप अप हुआ होता है, और बहुत बड़ा धागा होता है एक जीन जो। तकरीबन 46 क्रोमोसोम्स पे 30,000 से लेके 35,000 जीन जो है वो मौजूद होते हैं।
इसके बाद आइए अगली टर्मिनोलॉजी आपके पास एलिल। कंट्रास्टिंग और alternative form of a gene. Contrasting or alternative form of a gene called allele. ठीक है, कंट्रास्टिंग और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके पास एलिल। फॉर एग्जाम्पल, हाइट के जो एलील्स हैं उसमें आपको मिलेगा एक टॉल और एक मिलेगा आपको डॉर्फ। ठीक है, हाइट के जो एलील्स हैं उसमें आपको मिलेगा एक टॉल एक डॉर्फ। इसके अलावा आपके पास आपकी जो ईयर लोब है उसमें फ्री और अटैच मिलती है आपको। कुछ लोगों की फ्री होती है, कुछ की अटैच्ड होती है। जो डोमिनेंट जीन होता है उसको हम कैपिटल टी से, जो रेसेसिव एलील होता है उसको स्मॉल से हम शो करते हैं। जैसे जैसे अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको अंदाजा होता जाएगा। कोई आपसे पूछे एलील क्या होता है तो सबसे पहले उसको जवाब देंगे एलील जो होता है वो जीन होता है। लेकिन कैसा जीन होता है? कंट्रास्टिंग जीन होता है। ठीक है, कंट्रास्टिंग और ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है वो जीन की वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एलिल। अच्छा, इसके बाद आइए फर्दर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो आपने एलील के बाद जो दो टर्म्स बताई हैं वो दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, ये आपका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है? आप किसी और आईडी से लॉग इन हुई हैं? जी सर, नाम है हिरा सलीम। चाहिरा सलीम, ठीक है। मैं अगली स्लाइड पे आपको ये चीज बता रहा हूँ। लेकिन हर इंसान को एक क्रोमोसोम उसके फादर की तरफ से मिलता है और एक मदर की तरफ से मिलता है। अब अपने लोग कानों को हाथ लगाएं तो देखें, आप में से कुछ लोगों की ईयर लोब फ्री होगी और कुछ लोगों की अटैच्ड होगी। ठीक है, आज से आप सुबह से शाम तक लोगों के कान देखें। जिन लोगों की फ्री होती है उनकी जो उनके अंदर ये वाले डबल एफ कैपिटल भी हो सकते हैं और कैपिटल एफ स्मॉल एफ जीन्स भी हो सकते हैं। और जिनकी अटैच होती है उनके पास दोनों स्मॉल एफ होते हैं। अब हर इंसान के पास एक जीन मिलता है उसको फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से। अगर फर्ज करें यहाँ पे कैपिटल एफ का जीन है और यहाँ पे सामने स्मॉल एफ का जीन है,
तो ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं एलील्स। और जैसे जैसे अभी आप पढ़ते जाएंगे ना, हर टर्म आपको आगे जाके हर अगली टर्म प्रीवियस टर्म को स्ट्रॉन्ग करेगी। नेक्स्ट टर्म है आपके पास फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे फिजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, फिजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जो चीज हमें जाहिरी तौर पे नजर आए उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपके पास जीनोटाइप। ठीक है, फिजिकल मेकअप फिनोटाइप और जेनेटिक मेकअप जो है वो जीनोटाइप कहलाएगा। मिसाल के तौर आपसे मैंने कहा कि आपकी ईयर लोब जरा चेक करें, फ्री है कि अटैच्ड? आप में से किसी ने कहा सर फ्री है, ठीक है, किसी ने कहा अटैच्ड, तो ये आपकी ईयर लोब की फिनोटाइप होगी। आईने में जाके अपनी आंखें देखें, आपसे कहा जाए कि आपकी आई कलर क्या है, आई कलर की फिनोटाइप क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारी आंखें तो ब्लैक है। अगर किसी की नीली आंखें हैं तो वो कहेगा भाई मेरी आइस कलर की फिनोटाइप ब्लू है। तो जो चीज जाहिरी तौर पे नजर आ रही होती है उसको हम फिनोटाइप का नाम देते हैं। जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। अब किसकी फ्री ईयर लोब है, जिसकी फ्री ईयर लोब है, तो बेटा उसके जो जीन्स हो सकते हैं वो कैपिटल एफ भी हो सकती हैं या कैपिटल एफ स्मॉल एफ भी हो सकती है। और जिसकी अटैच्ड लोब है उसमें स्मॉल एफ मौजूद हो। ठीक है, उसमें जो जीन्स मौजूद होंगे वो स्मॉल एफ मौजूद हो। ठीक है, तो यानी कि जीनोटाइप दो मुख्तलिफ हो सकती हैं, एफ और एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ। इन द केस ऑफ कि अगर किसी की फ्री ईयर लोब, इसी तरह अगर किसी की हाइट टॉल है या किसी पौधे की हाइट टॉल है तो वो कैपिटल टी भी हो सकता है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। और जिसकी हाइट डॉर्फ है पौधे की तो वो स्मॉल टी होगा। तो जीनोटाइप किसी भी चीज के जेनेटिक मेकअप को नाम देते। करें, नोट करें इसको।
चलें, फिनोटाइप जीनोटाइप के बाद आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप कहते हैं द मोस्ट कॉमनली अकरिंग फिनोटाइप, द मोस्ट कॉमनली occurring phenotype among the members of population, among the members of population called wild type। कोई आपसे कहे कि कराची की पॉपुलेशन में लोगों के बालों के कलर सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो आप कहेंगे ब्लैक हेयर्स इन कराची। आपसे कहें कि कराची की पॉपुलेशन में आइस कौन से कलर कॉमन है, आप कहेंगे ब्लैक आइस। आपसे पूछा जाए कराची में रोज का कौन सा कलर सबसे ज्यादा कॉमन है, तो आप कहेंगे रेड रोज। तो किसी पॉपुलेशन में जो सबसे कॉमन फिनोटाइप एग्जिस्ट करती है वो कहलाती है वाइल्ड टाइप। इसके बाद आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास वो है डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी कि डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन को डिफाइन करते हैं द जीन which expresses itself in heterozygous condition called dominant। ठीक है, तो जीन जो एक्सप्रेस होता है हेटरोजाइगस कंडीशन में उसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट जीन। यानी फॉर एग्जांपल आपकी ईयर लोब फॉर एग्जांपल किसी की फ्री है और वो आपके पास कैपिटल एफ स्मॉल एफ जीन रखता है। अब दोनों जीन्स की मौजूदगी में कैपिटल एफ अपने आप को जाहिर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डोमिनेंट जीन। रिसेसिव जीन किसे कहेंगे, द जीन which is unable to express itself, which is unable to express itself in heterozygous condition। कैपिटल एफ स्मॉल एफ में ये स्मॉल एफ है, ये आपके पास रिसेसिव कहलाएगा। आपको जितनी टर्मिनोलॉजीज मैं बता रहा हूं आप गौर से सुन लें कि मैं आपको समझने सिर्फ स्पेलिंग याद करा रहा हूं। जब आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगी, आप बड़े आराम से सारी चीजें कर लें। अगली टर्मिनोलॉजी आपके पास होमोजाइगस। If both the genes for a character, if both the genes for a character या trait are similar, it is called homozygous। हेटरोजाइगस किसे कहेंगे, इफ
there are alleles of a gene. Alleles of a gene for a trait, it is called heterozygous. ये रही कैपिटल एफ स्मॉल एफ लिख रहे हैं तो ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल एफ लिख रहे हैं या स्मॉल एफ लिख रहे हैं, अगर दोनों जीन सेम है तो वो होमोजाइगस कहलाएंगे। अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन मिलेगा आपको तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास हेट्रोजाइगस। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह आपके मिड टर्म शुरू होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मैं मिड टर्म का ही पूछ रही थी। आपके मिड टर्म शुरू होने वाले हैं। आपने जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, चैप्टर 6, 7 आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 8 अभी शुरू किया है। जितना भी आपने चैप्टर 8 पढ़ा है, अभी 2 लफ्ज भी पढ़े हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ये भी आएंगी। और आपने चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3 तीनों पढ़े हुए। माइक क्यों म्यूट कर दिया आपने? बेटा आपसे ही तो बात कर रहा था। अच्छा है ना, मुझे पता चल जाएगा। जी सर। 1 पढ़ा हुआ है, 2 पढ़ा हुआ है और 3 भी पढ़ लिया पूरा। और कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है? 10 पढ़ लिया सर। आपने एवोल्यूशन पढ़ लिया, इसका मतलब है। जी सर। जी हाँ, जी। तो जितने चैप्टर्स आपने पढ़े मैं देखें उसूलन आपके मिड टर्म हो जाते हैं दिसंबर में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में या सेकंड वीक में आपके होते थे लास्ट ईयर्स में। अब आप सोचें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जनवरी के एंड में, तो उसूलन आपके जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, तो जब जनवरी के एंड में आपके मिड टर्म होंगे इंशाल्लाह तो ज्यादा टॉपिक्स आने चाहिए, तो सब चीजें आएंगी 1, 2, 3, 6, 7, 8। आपने अभी इतना नहीं किया तो उसूलन चैप्टर 8 भी पूरा आता है, याद रखिए। और चैप्टर 10 आएगा आपके पास। ठीक है, मुझे शुरू में असल में क्लासेस नहीं दी गई, मैंने हालांकि मांगी थी क्लासेस। बहरहाल तो चैप्टर 10 भी आएगा, ध्यान में रखें और सही से उसको प्रिपेयर कर लें। कोई और सवाल है बेटा? ग्रुप पे शेयर कर, मैं सर मास को सेंड कर रहा हूँ, आपको ग्रुप पे शेयर कर ले। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।